आपको बताया, लोकतंत्र में जब चुनाव होगा तो उसका मुद्दा होगा विकास, उसका मुद्दा होगा देश का आत्मनिर्भर होना, 2047 तक विकसित देश बनाना, गरीब कल्याण करना, जिनके घर अभी भी बच गए हैं उन गरीबों तक घर पहुंचाना। बार बार कहा है कि अभी कुछ वर्ष पहले तक भारत को डेवलपिंग कंट्री माना जाता था। हम सब लोग भी बड़ा गौरव से कहते थे हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, विकासशील देश हैं। लेकिन अब हम उस दौर से आगे बढ़ गए। अब हम कहते हैं हम विकसित देश की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हम विकसित देश हो रहे हैं, हम आत्मनिर्भर देश हो रहे हैं। और आज ऐसे कई आयाम हैं जिन आयामों में भारत ने आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। इसके यदि आपके आंकड़ों के अनुसार हमारी फॉरेन करेंसी डेफिसिट में जाती तो इंडिया का इकोनॉमी ऊपर नहीं जाता। आज इंडिया का इकोनॉमी ऊपर गया है और अगले 5 साल में आपकी जानकारी दे दूं कि अगले 5 साल में भारत की इकोनॉमी दुनिया के टॉप 3 इकोनॉमी में होगी। कर्ज बढ़ा के नहीं होता है इकोनॉमी डेवलप। इकोनॉमी को समझना होगा तो फिर कई विषयों पे चर्चा करनी पड़ेगी। ये आप जो एक वाक्य को निकाल के इंडियन इकोनॉमी का आप एनालिसिस करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। प्लस पब्लिक स्कूल CBSE कैरिकुलम, कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, सिवान। 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। A team of experienced, qualified and trained teachers. All campus CCTV cameras, computer lab and smart classes. Transport facility available. Music, painting, yoga and martial art classes. जल्द ही नामांकन कराएं। प्लस पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक, सिवान। कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक। सिवान जिला भाजपा कार्यालय में हम लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे एक उत्साह का माहौल है। मकर संक्रांति के बाद से सभी लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है। 22 तारीख जो एक ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से, उसको लेकर भी कुछ यहाँ पे रणनीति बनने वाली है। और हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी। इनसे कुछ सवाल होगा कि सर आज यहाँ पे बैठक हो रही है, क्या तैयारी चल रही है? नहीं, आज मूल रूप से मकर संक्रांति के अवसर पे पत्रकार मित्रों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दही चूड़ा तिलकुट के भोज का आयोजन किया गया। और ऐसे अवसर पर जब जिले भर के कार्यकर्ता मिले हैं तो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक कार्यकर्ता मिलते हैं तो राजनीतिक कार्यक्रमों पे चर्चा होती है। और अभी एक बड़ा अवसर है देश के सामने, एक बड़ा ऐतिहासिक दिन आने वाला है देश के सामने 22 जनवरी 2024 का, जब अयोध्या में भगवान श्री राम विराजमान होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो ऐसे अवसर को एक ऐतिहासिक अवसर के रूप में बदलने के लिए हम सब कार्यकर्ता जनभावना के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जहां एक तरफ विभिन्न मंदिरों की साफ सफाई और स्वच्छता का अभियान 14 जनवरी से जो चला है, उसको निरंतर हम लोग सिवान जिले में भी चला रहे हैं। इसके अतिरिक्त 22 तारीख को पूरा देश जब दीपावली मनाए तो सिवान के भी सभी घरों में दीप और दिया जले और भगवान श्री राम का वंदन हो, उनके स्वागत में दीपोत्सव हो। ये तैयारी हम सब लोग कर रहे हैं। तो आज कार्यकर्ता बैठेंगे तो उसकी भी थोड़ी चर्चा तैयारी की हम सब लोग करेंगे। सर, एक सवाल उठता है कि क्या आपको नहीं लगता कि कुछ जल्दीबाजी हो रही है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में? देखिए, इंतजार करते करते तो 496 साल बीत गए। आपको क्या लगता है और साल बीतना चाहिए था?
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जैसे शंकराचार्य, देश की जो चारों पीठ के शंकराचार्य हैं, जो हिंदू धर्म के सर्वोपरि नेता हैं। मेरा आपसे प्रश्न है कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस दिवस के इंतजार में देश का 496 वर्ष बीत चुका है, क्या और वर्ष बीतना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं बिल्कुल बीतना नहीं चाहिए। होना देश की जनता बहुत व्यग्रता के साथ इस ऐतिहासिक पल का इंतजार कर रही थी और संघर्ष कर रही थी, और जब वह अवसर आया है जिसमें संपूर्ण देश के लोग सहभागी बन रहे हैं, तो ऐसे अवसर पर मेरा ये कहना और मानना है कि सबको सहभागी बनना चाहिए। लेकिन सर, शंकराचार्य जो हैं वो उनका नहीं आना, ये भी तो एक प्रश्न चिन्ह लगा देता है। मैं देखिए, पूरी दुनिया के साधु संत महात्मा शंकराचार्य भी आ रहे हैं, और संपूर्ण विश्व उस दिन राममय होने वाला है। तो मुझे लगता है कि जब संपूर्ण विश्व राममय हो रहा होगा, तो यदि किसी के विचार आज थोड़े भिन्न भी होंगे, तो शायद 22 तारीख को इस विचार के साथ सुधर जाएगा। समाहित हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि आने वाला जो 2024 का चुनाव जो है, वो इसी मुख्य मुद्दा राम मंदिर के ऊपर ही लड़ा जाएगा? चुनाव और राम मंदिर ये दोनों अलग विषय। चुनाव देश के विकास, सुख, समृद्धि, देश को आत्मनिर्भर बनाने, देश को विकसित बनाने, गरीबों के कल्याण करने, गरीबों की गरीबी दूर करने, इन सब चीज़ों के लिए चुनाव होता है और सरकार बनता है। राम का मंदिर आस्था का प्रतीक है, ये आस्था को मजबूत करने वाला है। राम का मंदिर धर्म का प्रतीक है, राम का मंदिर संस्कृति का प्रतीक है। तो जहाँ धर्म, संस्कृति, आस्था की बात होती है, वो बिल्कुल अलग होती है। और राम मंदिर जो बन रहा है, उसका चुनाव से और राजनीति से कोई नाता रिश्ता नहीं। तो आखिर क्या मुद्दा होगा इस बार? आप भी चुनाव लड़ने वाले हैं, मतलब पार्टी अगर आपको बनाती है तो आप भी चुनाव लड़िएगा। नहीं। पहला तो आप इस विषय को ना तो मेरे मुंह में डालिए, ना आप बोलिए। मैं डाल नहीं रहा हूँ, अगर कह रहा हूँ। नहीं, अगर भी मत बोलिए। ये सब हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, अगर किसी को भी बना दिया जाता है, मंगल पांडे नहीं, कुल मिला किसी को भी, नहीं, देवरंजन जी को बना दिया जाता है। नहीं, आप सिवान के परिप्रेक्ष्य में मुझसे कोई चर्चा न करिए। मैं पूरे राज्य और राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ, देश के लिए बात कर रहा हूँ। चुनाव तो होगा समय पे, मुद्दा होगा सर? लोकतंत्र में चुनाव तो होगा। तो जो मैंने अभी आपको बताया, लोकतंत्र में जब चुनाव होगा तो उसका मुद्दा होगा विकास, उसका मुद्दा होगा देश का आत्मनिर्भर होना, 2047 तक विकसित देश बनाना, गरीब कल्याण करना, जिनके घर अभी भी बच गए हैं उन गरीबों तक घर पहुंचाना, जिन लोगों के घरों में रोजगार नहीं हो पाया है उन घरों तक रोजगार पहुंचाना, रोजगार के अवसर सृजित करना। सरकारी नौकरी सबको नहीं दी जा सकती है, रोजगार के अवसर सृजित करना, छात्र छात्राओं के लिए बेहतर शिक्षण व्यवस्था यहाँ बनाना, ऐसे एकेडमिक सिस्टम यहाँ खड़ा करना कि दुनिया के छात्र हमारे देश में पढ़ने आए। इस भारत की जो संस्कृति रही है, जब दूसरे देश के बच्चे हमारे देश में पढ़ने आते थे, ऐसा वातावरण बनाना, ये ऐसा विकसित भारत बनाना जो पूरी दुनिया का नेतृत्व करता हो, ये है चुनाव का मुद्दा। लेकिन दुर्भाग्य से आज इन सारे मुद्दों पे, चाहे वो बेरोजगारी पे हो, भ्रष्टाचार पे हो, चाहे और भी जो समस्याएं हैं, उस पे बात नहीं होती। आज पूरा टीवी चैनल से लेकर के पूरा जितने राजनेता हैं, जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, वो सभी सिर्फ राम मंदिर पे लगे हुए हैं। सत्ता पक्ष का मैं भी हूँ। मैं आपसे जितना देर चर्चा कर रहा हूँ, मैं तो अधिक तो आपसे विकास की बात कर रहा हूँ, गरीब कल्याण की बात कर रहा हूँ, गरीबी दूर करने की बात कर रहा हूँ। आपको लगता है कि विकास हुआ है पिछले 10 सालों में? बहुत अप्रत्याशित। और मैंने बार बार कहा है कि अभी कुछ वर्ष पहले तक भारत को डेवलपिंग कंट्री माना जाता था। हम सब लोग भी बड़ा गौरव से कहते थे हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं, विकासशील देश है। लेकिन अब हम उस दौर से आगे बढ़ गए। अब हम कहते हैं हम विकसित देश की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और हम विकसित देश हो रहे हैं, हम आत्मनिर्भर देश हो रहे हैं। और आज ऐसे कई आयाम हैं जिन आयामों में भारत ने आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है, चाहे वह विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वह आधारभूत संरचनाओं का क्षेत्र हो, चाहे वह ज्ञान का क्षेत्र हो। कई क्षेत्रों में भारत ने आत्मनिर्भरता प्राप्त की और अब हम विकसित भारत बनाने जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये भी है कि 2014 तक जब देश में
कुल 18 प्रधानमंत्री हुए थे, तो उस समय 55 लाख करोड़ इस देश पे कर्जा था। और यहाँ 10 साल में जिस विकसित भारत की आप बात कर रहे हैं, यहाँ तक आते आते आज 205 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। शायद आपको भारत की इकोनॉमी मालूम और ये नहीं। मेरा आंकड़ा नहीं है, ये भारत सरकार का नीति आयोग का आंकड़ा। आपको भारत के इकोनॉमी का पूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे तो इंडिया की इकोनॉमी दुनिया में 11वें स्थान पे थी। आज आपको मालूम होगा IMF का रिपोर्ट भी, इंडिया की जो इकोनॉमी है दुनिया में 5वें नंबर पे। तो और कब है? जब 2 साल कोरोना का टाइम बीता है, पूरी दुनिया का इकोनॉमी डिक्लाइन किया है। जहां दुनिया का इकोनॉमी डिक्लाइन कर रहा था वहीं इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ की है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। इसके यदि आपके आंकड़ों के अनुसार हमारी फॉरेन करेंसी डेफिसिट में जाती तो इंडिया का इकोनॉमी ऊपर नहीं जाता। आज इंडिया का इकोनॉमी ऊपर गया है और अगले 5 साल में आपकी जानकारी दे दूं कि अगले 5 साल में भारत की इकोनॉमी दुनिया के टॉप 3 इकोनॉमी में होगी। कर्ज बढ़ा के नहीं होता है इकोनॉमी डेवलप। इकोनॉमी को समझना होगा तो फिर कई विषयों पे चर्चा करनी पड़ेगी। ये आप जो एक वाक्य को निकाल के इंडियन इकोनॉमी का आप एनालिसिस करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। इंडियन इकोनॉमी की एनालिसिस करनी होगी तो फिर हमारा आपका डिबेट 2-4 घंटा चलाना पड़ेगा। नहीं, अंतिम सवाल मैंने इसीलिए कहा पूरी दुनिया के आंकड़ों में आज भारत 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। तो यदि कमजोर होता तो 11 से 5वें पे जाता कि 11 से 15 में। अंतिम सवाल सर, चूंकि अभी बहुत समय बाकी है और बहुत कुछ बातें होंगी, लेकिन अंतिम सवाल मेरा कि विपक्ष EVM पे सवाल उठा रहा है। जब हारते हैं तो उनको EVM खराब दिखाई पड़ता है, जब जीत जाते हैं तो उनको EVM ठीक दिखाई पड़ता है। जिन राज्यों में उनकी जीत हो जाती है तो वहाँ EVM ठीक हो जाता है, और जहाँ हार जाते हैं वहाँ EVM खराब हो जाता है। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। होता ही नहीं है। जनता के नजरों से वो उतर गए हैं, इसका ध्यान उनको देना चाहिए। जन भावनाओं को वो नहीं समझते हैं, इस पर उनको ध्यान देना चाहिए। जनता की नब्ज टटोलनी चाहिए, जनता की चाहत समझनी चाहिए, जनता की इच्छा समझनी चाहिए। जनता जिस गरीबी से बाहर निकलना चाहती है उस भावना को समझना चाहिए। वो दिन चले गए जब गरीबी हटाओ का नारा देकर इस देश में 30 साल तक किसी ने शासन किया। अब गरीबी हटाओ नारा नहीं है, गरीबी हटाओ यथार्थ है जो गांव का आदमी जमीन पे महसूस कर रहा है। वैसा सत्ता चाहता है देश का जनता। इसलिए अब वैसे लोगों को राजनीति करने में दिक्कत हो रही है। मंगल पांडे 22 जनवरी को अयोध्या जा रहे हैं। मंगल पांडे 22 जनवरी को अपने पैतृक गांव के मंदिर, माँ गढ़देवी का मंदिर है, बहुत पुरातन मंदिर है। उस मंदिर को पुनर्निर्माण कराया गया, उसका जीर्णोद्धार हुआ है और उस मंदिर के जीर्णोद्धार का पूजन कार्यक्रम मैं सपत्नीक उस दिन उस मंदिर में ही बैठ के करने वाला हूं। और आप सब लोग को भी आमंत्रित करता हूं। आप सब लोग 22 तारीख को आइए। उस दिन प्रसाद वितरण भी होगा और राम खिचड़ी का भी वितरण होगा। धन्यवाद। अभी आपने देखा कि अभी बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से बातचीत हो रही थी। कुछ मुद्दों पे बातचीत हुई और लेकिन मंगल पांडे बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं और आज भी उन्होंने उसी बेबाकी के साथ अपनी बात को रखा। और जब हमारा अंतिम सवाल था कि क्या मंगल पांडे जो बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं वो 22 तारीख को उस ऐतिहासिक पल को संजोने के लिए क्या वो अयोध्या जाएंगे, तो उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम बताया कि उनके गांव में एक ऐतिहासिक मंदिर है जहां पूजा अर्चना होनी है। वो सपत्नीक वहीं पे रह के उस पूजा को संपन्न करवाएंगे। तो अब आगे और भी, चूँकि मंगल पांडे आने वाले समय में हो सकता है कि बिहार भाजपा है वो सिवान से उन्हें कैंडिडेट बनाने के लिए MP चुनाव में तैयारी कर रही है और इसी को लेकर लगातार मंगल पांडे सिवान में बने हुए हैं। तो अभी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब भी आएंगे, लेकिन समय बहुत है। अब जब भी मुलाकात होगी देश के ज्वलंत मुद्दों के साथ कैलाश कश्यप उनके सामने अपनी बात को जरूर रखा जाए। पेट
छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में आईसीयू, ईसीजी, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 87573096, 9162673618। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट आरसीएच ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बढ़हरिया रोड, त्रिभेड़िया, सिवान। हमारे यहाँ बीबीए, बीसीए, एएनएम, जीएनएम कोर्स कराया जाता है। फैसिलिटी टू अवेलेबल, स्टूडेंट लोन एप्लीसिएटेड टू आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, फुल्ली वाईफाई कैंपस, प्रोफिशिएंट फैकल्टी, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन बिहार। गारंटेड प्लेसमेंट। कांटेक्ट करें 06154245710, 7903055622। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल, सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।